हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की स्टोरीज़ सर्च एंड रेस्क्यू के बारे में होने वाली है। पर यह स्टोरीज़ कुछ अलग होगी। हम लोग अक्सर सुना करते हैं कि समंदर में कुछ लोग खो गए हैं। तो कुछ ऐसी भी टीम्स होती है जो कि ऐसे लोगों को ढूंढती है। हम ऐसी टीम को वाटर सर्च एंड रेस्क्यू टीम कहते हैं। इनका काम समुंदर में खोए हुए लोग या तो फिर उनकी लाशें ढूंढना होता है। पर कई बार वो कुछ ऐसी भी चीज़ें अनुभव करते हैं जो कि उनके दिमाग के परी होती है। तो आज हम उन्हीं कहानियों को सुनने वाले हैं। तो ईयरफोन्स लगा लीजिए और आंखें बंद करके मेरी स्टोरीज़ को इमेजिन कीजिए। आपको मज़ा आएगा। मैं एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिसर हूँ। अगर अच्छे से कहना हो तो समुद्र में खोए हुए लोगों को ढूंढना मेरा काम है। ये घटना मेरे साथ कुछ सालों पहले घटी है। मैंने आज तक इस चीज़ के बारे में बाहर किसी से भी शेयर नहीं किया। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। हम लोगों को फ़ोन आया था कि एक बच्चा जो कि 8 या 9 साल का है वो गुम हो गया है। उस बच्चे के पिता ने उसे ढूंढने के लिए बहुत मेहनत की। उसने सर्च एंड रेस्क्यू टीम को जंगल में ढूंढने को कहा। जंगल में ढूंढने वाली सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने भी उसे बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिल पाया। जंगल के पास से ही एक समुंदर का रास्ता जाता है। तो उसके पापा ने सोचा कि शायद उनका बेटा बह गया होगा। तो हम लोगों को कांटेक्ट किया गया था। मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं, ऐसे केसेस में ज़िंदा रहना ना के बराबर है। पर क्या करते, वो माँ बाप थे, उम्मीद तो थी उन्हें। मैंने आज तक ऐसे जितने भी केस देखे हैं उनसे मैं एक चीज़ तो कह सकता था कि वो लड़का मर गया होगा। पर हमारा काम सिर्फ ढूंढना था। मेरी टीम में 8 लोग हैं। उसमें से मेरा एक दोस्त है, उसका नाम मूस है। वो पिछले 20 सालों से ये काम कर रहा है। हम लोगों के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे कि पानी में कितना आगे तक जाना और उसके आगे हम नहीं जा सकते। हमारे कुछ रूल्स हैं, उसे हम बैड वाटर कहते हैं, यानी कि बुरा पानी। पहले दिन तो हम लोगों ने यहाँ वहाँ ढूंढा। मैंने पानी में गोता लगाया पर वो लड़का नहीं मिला। शाम में निराश होके मैं अपनी टीम से डिस्कस कर रहा था। हम लोगों ने सोचा कि दूसरे दिन उस लड़के को ढूंढ लेंगे। दूसरे दिन सुबह से शाम तक उस लड़के को ढूंढने में हमने हमारा टाइम लगाया। मैं गोता लगाते लगाते आगे जा चुका था। अब वो बुरे पानी की लिमिट चालू होने वाली थी। मुझे पता था अगर मैं वापस जाके मेरी टीम को इसके बारे में कहूँगा तो वो लोग मुझे नहीं जाने देंगे। इसलिए वो लोगों को बिना कुछ कहे मैं उस बुरे पानी के लिमिट के अंदर जाने लगा। अब मैं समुंदर के काफ़ी नीचे आ गया था। मैं जैसे ही उस ज़मीन तक पहुंचा, मैंने देखा कि बहुत सारी लाशें बिछी हुई है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने ये नज़ारा मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। मैंने देखा कि लोगों के हाथ कटे हुए हैं और वो हाथ ज़मीन में से निकल रहे हैं। तकरीबन 50 से 100 हाथ तो मैंने देख लिए थे। वो ऐसे थे कि किसी ने वो हाथ काटे हो और ज़मीन पे रख दिए हो और वो हाथ जैसे ज़मीन से उग रहे हो। वो नज़ारा देख के मैं पागल हो गया था। आप ही सोचिए, पहले तो मैं उस समुंदर में अकेला था और दूसरी बात, ऐसे नज़ारा देखना वो भी मरे हुए इंसानों के, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। मेरी डर की कोई सीमा नहीं थी। मैंने थोड़ा आगे देखा कि वो बच्चे की लाश वहीं पड़ी हुई है और उसकी आंखों से उसके डोरे बाहर निकल रहे हैं। उसकी आंखें देख के मैं तो और डर गया। मुझे अचानक से भारी भारी महसूस होने लगा। मैं समझ गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। मैं जैसे तैसे करके बाहर आया और फिर मेरे उसी दोस्त को मैंने ये सारी चीज़ें शेयर की। तो उसने मुझे हाथ से ज़ोर से पकड़ा और साइड पे ले गया। उसने बोला कि तुम पागल हो क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है हमें वहाँ पे नहीं जाना। मैंने कहा कि मैंने उस बच्चे की लाश देखी है और वो ज़मीन से निकलते हुए हाथ
तो उसने बोला कि तुम्हारे में अकल नहीं है, हमारे कुछ अग्रीमेंट्स है, हमारे भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें हम इन सारी चीज़ों का जिक्र नहीं करना चाहिए। तुम पिछले 12 सालों से यहाँ काम कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता है क्या? मैंने बोला कि मुझे पता है, पर ये सारी चीज़ें मैंने पहली बार मेरी ज़िंदगी में देखी है। तो उसने कहा कि इस चीज़ का जिक्र अगर तुम फिर से करोगे तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है तुम्हें अच्छे से पता है। मैं समझ गया था कि वो क्या कहना चाहता है। वो पिछले 20 सालों से ये काम कर रहा था, तो उससे बेहतर इस चीज़ को कोई भी नहीं जान सकता। वो लड़के का बाप इतना रो रहा था कि मैं उस फीलिंग को आपसे नहीं कह सकता। मुझे भी बहुत बुरा लगा, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। वो ख्याल मेरे दिमाग से ही नहीं जा रहे थे। मुझे रोज़ सपने में वो हाथ दिखते और कुछ लोग दिखते जो मेरे आसपास खड़े हैं और वो भीगे हुए हैं, और वो लड़का मुझे जैसे बुला रहा हो, मुझे ऐसे सपने आते थे। और कई बार तो मुझे अंधेरे में वो सारे लोग दिखते थे और उनके ज़मीन से निकलते हुए हाथ, पता नहीं ये एलियन है या फिर कोई आत्मा जो कि पानी में बसी हुई है। और वो लोगों के हाथ काट के ज़मीन में गाड़ के पता नहीं क्या करती होगी। भगवान ही जाने ये सारी चीज़ें। पता नहीं मेरा क्या होने वाला है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरी ज़िंदगी इतनी बदतर हो गई है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं कितने दिन जिंदा रहूँगा मुझे ये भी पता नहीं। मुझे आजकल नींद भी नहीं आ रही। मुझे ऐसा सपना आया कि किसी ने मेरा गला दबा लिया हो और मेरे मुंह को वो किसी धारदार चीज़ से काट रहा हो। मैं अचानक से नींद से उठा। आज वाला सपना इतना भयंकर था कि मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता भी नहीं सकता। मैं नींद से उठा और फिर वही जगह पे गया जहाँ पे वो बच्चा खो गया था। मैंने देखा कि मेरा सीनियर, मेरा वही दोस्त और दूसरा सीनियर रयान वहीं पे थे। वो लोग कुछ बातें कर रहे थे। मैंने उनकी बातें सुनने की कोशिश की। रयान कह रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये पक्का उसी का काम होगा, उसी ने ही रिझाया होगा इसको। वो पता नहीं ये वो क्या कर रहे थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं फिर उस तरफ जाने लगा। वो लोगों को भी पता चल गया था कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, तो वो नॉर्मल बातें करने लगे। जब मेरी नज़र उनके पैरों के पास पड़ी तो मैंने देखा कि मेरा कलीग माइकल, जो कि नया नया ज्वाइन हुआ था, उसकी डेड बॉडी नीचे पड़ी हुई थी। उसकी डेड बॉडी को देख के मेरा दिल जैसे टूट चुका था, क्योंकि माइकल बहुत अच्छा लड़का था। वो कम उम्र में ही ज्वाइन हो गया था। उसने हाल ही में ही अपनी क्लासेस और ट्रेनिंग पूरी की थी। मैं रो रहा था। उन्होंने कहा कि माइकल ने शायद कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल तोड़ा होगा, या तो फिर उसके सूट में कोई छेद हो गया होगा जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पर यह केस नहीं था। माइकल इतना सीधा लड़का था और इतना समझदार था कि वो ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं कर सकता था। बात कुछ और ही थी। अगर ऐसा कुछ करता तो वो हाथ या पैर मारता और वो समझ भी आ जाता। पर जब मैंने उसके सूट को देखा तो उसका सूट बिल्कुल अच्छा था। मैंने उसके मुंह पे भी देखा, उसके मुंह पे कोई भी निशान नहीं थे, ना तो उसके पैरों और हाथों पे थे। पर हाँ, उसके गले में ऐसे निशान थे जैसे कि उसका गला किसी ने दबाया हो। मुझे अचानक उन हाथों का ख्याल आया। मुझे लगा कि शायद माइकल भी उस बुरे पानी में गया होगा, यानी कि बैड वाटर में गया होगा, और शायद उन हाथों ने उसके गले को दबा दिया होगा और उसे मार दिया होगा। बस यही ख्याल मेरे दिमाग में आ रहे थे। मैंने उनके सामने कुछ भी नहीं जताया, और शायद वो लोगों को पता भी नहीं कि मैं भी बैड वाटर में जा चुका हूँ, मेरे उस दोस्त के सिवाय। शायद मेरे दोस्त ने उन लोगों को बताया भी नहीं होगा। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस आई और उसके बॉडी को लेके गई। मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं जैसे तैसे करके अपने रूम में आया। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आ रहा था कि मैं अब क्या करूँ। वो हाथ, वो पैर, उस बच्चे की आंखें, यही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने सोचा कि मैं भी जाके देखता हूँ कि माइकल की मौत ऐसे कैसे हो गई। मैंने अपना सूट लिया और फिर उसी पानी के इलाके में गया जहाँ पे माइकल की मौत हुई थी। और हाँ, रयान ने भी कहा था कि वहाँ पे
वहाँ पे कुछ ऐसी भी आवाज़ें सुनाई देती है जिसके बारे में ये लोग कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैंने सोचा कि पहले मैं आवाज़ें सुनता हूँ। मैं वहाँ पे जाके बैठ गया। तकरीबन मैं वहाँ 2 घंटे तक बैठा, पर मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया। मैं जैसे ही अपने घर के तरफ जा रहा था, मुझे अचानक से किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी, बचाओ, बचाओ मुझे। मैं डूब रहा हूँ। बस यही आवाज़ रिपीट मोड में मुझे सुनाई दे रही थी। अगर आप सर्च एंड रेस्क्यू टीम में रह चुके हैं तो आपको पता ही होगा, ऐसी आवाज़ें सुन के आपका दिमाग बिना कुछ सोचे पानी में गोता लगाने को कहता है। मैंने भी वैसे ही किया। मैं पानी में गया और उसी आवाज़ का पीछा करने लगा। जैसे ही मैं थोड़ा अंदर गया, मुझे अचानक से ख्याल आया कि ये आवाज़ तो इतना सादा है कि जैसे कि कोई मजाक कर रहा हो। यानी कि उस आवाज़ में ना कोई स्ट्रगल, ना कोई दर्द, कुछ भी नहीं दिख रहा था। मेरे दिमाग में अचानक से वो सारे ख्याल आए। इसलिए मैंने उस आवाज़ की तरफ अपना टॉर्च मारा तो मैंने देखा कि एक पत्थर है। उस पत्थर में से ही एक सर निकल रहा है जो कि छोटी छोटी पत्तियों के बीच से निकल रहा है और वो बातें कर रहा है। और उसकी आंखें इतनी फट चुकी थी कि उसको देख के मुझे डर लग रहा था। मैंने सोचा कि आज मेरी मौत पक्की है। मैंने फिर थोड़ा आगे देखा तो मुझे वही हाथ फिर से दिख रहे थे। इस बार शायद मैंने गलती कर दी थी। वो हाथ अब मेरी ही तरफ बढ़ रहे थे। मैं जल्दबाजी में बाहर आने की कोशिश कर रहा था, पर एक हाथ ने मेरे पैर को पकड़ लिया था। मैंने फिर दूसरे पैर से जैसे तैसे करके उस हाथ को लात मारी तो वो हाथ ज़मीन से उखड़ के ऊपर आने लगा। मैं ऊपर वाले का नाम लेते लेते ऊपर आया और फिर जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचा। अब मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था क्योंकि मैं इतना डर चुका था कि उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आप ही एक बार सोचिए, आधी रात में आप समंदर में जाओ और समंदर में आपको ये सारी चीज़ें मिले। मैंने तय कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं नौकरी छोड़ दूंगा, पर मैं क्या कर सकता था। मेरा मन अभी भी नहीं मान रहा था। मुझे माइकल को इंसाफ देना था और उन सारे लोगों को इंसाफ देना था जो कि इस तरह से मौत के घाट उतर चुके हैं। सच बोलूँ तो मेरी फैमिली भी बाहर रहती थी और मेरे बैंक में इतने पैसे नहीं थे कि मैं बाहर जाऊं और अपनी ज़िंदगी को फिर से स्टार्ट कर सकूं। पता नहीं, यही फीलिंग के साथ मैं रोज़ जी रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा क्या होगा। बस आप दुआ कीजिए कि मेरे साथ जो भी हो सब कुछ अच्छा हो। एक रात की बात है, मैं सो रहा था। मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि वही हाथ अब मेरा मुंह दबा रहे हैं और मेरे हाथ और पैर को जकड़ के वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बिस्तर से वो हाथ निकल रहे थे और मुझे अंदर खींच रहे थे। अब मेरी आंखें भी बंद होने वाली थी क्योंकि वही हाथ मेरी आंखों को अब ढक रहे थे। मैंने अचानक से देखा कि माइकल मेरे सामने खड़ा हुआ है। उसके शरीर से वही ग्रीन कलर की छोटी छोटी झाड़ियाँ और कुछ पौधे बाहर निकल रहे थे। वो मुझसे कुछ कह रहा था। वो कह रहा था कि क्यों, मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझे बचाया भी नहीं। मेरी मौत के जिम्मेदार सिर्फ आप ही हो। मेरे साथ क्यों किया आपने ऐसा? बस यही शब्द वो बार बार रिपीट करते जा रहा था। मैंने उसे कई बार रिक्वेस्ट किया और कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर मैं तुम्हें इंसाफ दिला के ही रहूँगा। और वो कुछ भी नहीं सुन रहा था। अब उसका शरीर एकदम से फूलने लगा और अचानक से उसके शरीर से हाथ जुदा हो गए, मेरे गले को दबा रहे थे। अचानक से मेरी नींद खुली। मेरी नींद खुलते ही सब कुछ जैसे नॉर्मल हो गया। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब भी मुझे ऐसे सपने आते, मेरे रूम में वही बदबू फैल जाती जो बदबू उस बैड वाटर के आसपास आती है, वही वाली बदबू। वो बदबू इतनी स्ट्रांग थी कि मुझे खिड़की और दरवाजे खोल देने पड़ते थे। मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उठने के बाद मैं थोड़ी देर तक रोया क्योंकि मुझे माइकल की याद बहुत आ रही थी।
मैं कुछ भी करके माइकल को इंसाफ दिलाना चाहता था। मैंने सोचा कि अब मेरी ज़िंदगी में वैसे कुछ भी नहीं रहा तो मैं जी के भी क्या करूँगा, पर मैं ऐसे कुत्तों की मौत नहीं मरना चाहता। उन सारी जगहों को मैंने गूगल मैप्स में ढूंढा पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मैं कुछ भी करके वहाँ जाके पता लगाना चाहता हूँ। आप बस दुआ कीजिए कि मैं ज़िंदा बच जाऊँ। अगर नहीं बचूँगा तो भी कोई बात नहीं, देखा जाएगा। दरअसल मैंने मैप में ये सारी मैंने मैप दरअसल मैंने मैप से ये देखा था कि जहाँ से वो पानी का स्रोत शुरू होता है वो जगह कहाँ पे है। बहुत सारी गुफाएं हैं, तो मैंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ जाके रहूँगा और पता करके रहूँगा कि ये हाथों का चक्कर क्या है। मैंने फिर हाइकिंग की सारी चीज़ें ले ली और खाने का कुछ सामान ले लिया। मैंने मेरे साथ कैमरा भी लिया था जिससे कि जो भी मैं देखूँ या फिर जो भी ढूंढूँ उसका मेरे पास सबूत रहे और मैं लोगों को दिखा सकूँ। मैं अपने सफ़र के लिए निकल पड़ा था। मैं सुबह के 4 या 5 बजे निकला था। वो जगह मुझे आखिरकार मिल ही गई। वो जगह बहुत ही खतरनाक थी। वो जंगलों के बीच में से एक छोटी सी गुफा में खुलती थी। मैंने अपना टॉर्च चालू किया और गुफा के अंदर चलने लगा। अचानक से मुझे पीछे से किसी की आवाज़ आई। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो कोई ब्लू कलर की लाइट मेरे ही तरफ बढ़ रही थी। उस लाइट को देख के मैं थोड़ा डर चुका था क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया था कि यह पक्का एलियन का चक्कर है। इसलिए मैं दौड़ने लगा, पर दौड़ते दौड़ते मैं अपना रास्ता भटक चुका था। तकरीबन आधा किलोमीटर तक मैं भागते रहा। फिर मैं एक जगह पे आ गया जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर दिख रहे थे। मैंने फिर अपने दाएं तरफ देखा तो मुझे एक मूर्ति दिखी जो कि 14 फीट ऊंची थी। वो मूर्ति कुछ ऐसी थी कि कोई आदमी बैठा हुआ है, कोई आदमी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है और लोगों को जैसे वो ऑर्डर देता हो, ऐसा मुझे लग रहा था। और एक बात दोस्तों, वहाँ पे इतना अंधेरा था कि मैं आपको बोल भी नहीं सकता, पर फिर भी रोशनी का स्रोत कहीं ना कहीं से मिल ही गया था। मैं अपने साथ मशाल जलाने के लिए थोड़ा ईंधन भी लाया था, इसलिए मैंने मशालें जलाई। तब मुझे वो मूर्ति दिखी। मैं अपना कैमरा चालू करके उस मूर्ति का वीडियो लेना चाहता था, पर जैसे ही मैंने मेरा कैमरा चालू किया मेरे कैमरा में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। जैसे कि सब ग्रीन कलर की और काले कलर की लाइट जैसा कुछ मुझे दिख रहा था। अचानक से मुझे पीछे से आवाज़ आई, रिकॉर्ड नहीं होगा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ये बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं होगा और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इस चीज़ के बारे में बाहर किसी को मत बोलो। वो आवाज़ मुझे जानी पहचानी लगी। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो मूस था, मेरा वही वाला दोस्त। मैं उसे देख के शॉक्ड हो गया। वो मन ही मन उस मूर्ति को देख के कुछ बड़बड़ा रहा था। वो बोल रहा था कि उसे इस जगह के बारे में पता चल गया है, अब क्या करेंगे हम, पता नहीं ऐसे कुछ बक रहा था। फिर उसने कहा कि तो आखिरकार तुम्हें ये जगह मिल ही गई। मैं उसे देख के शॉक्ड हो चुका था। मैंने उसे कहा कि तुम यहाँ पे कैसे मूस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि मैं तुम्हारी जान बचा रहा था और तुम्हारे साथ साथ सभी लोगों की जान बचा रहा था। मैंने कहा बेवकूफ़ हो क्या तुम? अगर तुम सबकी जान बचा रहे थे तो वो सारे लोगों की मौत कैसे हुई? वो छोटा बच्चा माइकल, ऐसे बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। तो उसने कहा कि जो भी वो ब्लैक वाटर को देखेगा उसकी मौत पक्की है, क्योंकि जो मूर्ति तुम्हारे सामने तुम्हें दिख रही है किंग मॉस की है। मुझे वो मूर्ति के बारे में पता था, मैं शॉक्ड भी था। उसने कहा कि ये मूर्ति जिंदा है और लोगों का मानना है कि पुराने ज़माने में जो भी लोग हुआ करते थे ये उनसे भी पुरानी मूर्ति है। इंसान के पैदा होने से पहले की मूर्ति ये है और लोगों के साथ इसका अग्रीमेंट हुआ था कि यह मूर्ति लोगों को खाएगी और बदले में सभी को जिंदा छोड़ देगी। और मैं यही चीज़ तब से कंटिन्यू करते आ रहा हूँ। मुझे इन सारी चीज़ों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने फिर धीरे धीरे अपना हाथ अपनी गन की तरफ लेके गया तो उसने बोला कि अपनी गन निकाल के कोई फ़ायदा नहीं, तुमने ये सारी बातें सुन ली। तो फिर मैंने पूछा कि अगर किसी ने भी ब्लैक वाटर देखा है तो उसकी मौत पक्की होती है ना? तो मैं तो ज़िंदा बच गया, उसका मतलब क्या है? तो उसने बोला कि यह मूर्ति चाहती है कि तुम भी
मेरी तरह काम करो। मैंने कहा, पागल हो क्या, मैं सारी चीज़ें नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि तुम्हारे बस की नहीं कि तुम यहाँ से बच के निकल सको। मैंने कहा कि पागल हो क्या। मैंने फिर अपनी गन उसकी तरफ तान दी तो उसने अपना शर्ट खोला और मुझे एक चीज़ दिखाई। वो चीज़ देख के मैं पागल हो चुका था। उसके सीने के ऊपर, उस मूर्ति के ऊपर जो भी मास्क था वैसा दिख रहा था। उसके अंदर से नसें हो ऐसी चीज़ें बाहर आ रही थी। उसने कहा कि उसने मुझे अब वश में कर लिया है, पता नहीं क्या होगा। सच बोलूँ तो मैं इन सारी चीज़ों पे भरोसा भी नहीं करता था, पर क्या करता, जो भी मैंने देखा था वो पूरा सच था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा था। जब भी मैं बाहर जाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बहुत दर्द होता है और नहीं जा पाता। और ये मूर्ति चाहती है कि तुम भी मेरा काम करो। मैं फिर वो सुनते ही भागने लगा। मैंने अपनी गाड़ी ली और फिर उस गांव से बहुत दूर जाने लगा। पर जैसे ही मैं शहर से दूर जाने लगा, मेरे सीने में भी मुझे दर्द होने लगा। मुझे अचानक से मूस की कही बात याद आई। मैंने अपनी गाड़ी को साइड में रोक दिया और फिर अपनी छाती को देखा तो अब मेरी छाती पे भी धीरे धीरे वो निशान पड़ना शुरू हो चुके थे। मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यह मेरे लिए कोई सपने से कम नहीं था। मैं समझ चुका था कि अब मेरा भी कुछ नहीं होने वाला। फिर भी मैं आगे बढ़ते जा रहा था, पर धीरे धीरे मेरी आंखों की रोशनी भी कम होते जा रही थी। मैंने फिर तय किया कि मुझे इतना जल्दी नहीं मरना। पता नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं हार चुका था। मैं जैसे ही वापस जाने लगा, मेरे शरीर में फिर से वो ऊर्जा जाग गई। मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा। पता नहीं मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूँ, पर शायद मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। सच बोलूँ तो मुझे अलोड भी नहीं है कि मैं आपसे शेयर करूँ। शायद थोड़े टाइम में मेरे साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे बारे में कहीं भी इंटरनेट पे सर्च मत करिए, और ना कि इस टाउन के बारे में। आपके साथ क्या हो सकता है मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता। और हाँ दोस्तों, ये सारी चीज़ें होती है। कई लोग भरोसा करते हैं और कई लोग नहीं करते। ये उन पर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं। मैं तो बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों से दूर ही रहिए, और हो सके तो इस टाउन से भी दूर रहिए।